जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा धर्मोपीडिया से और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अजमेर 92 के उस सेक्स स्कैंडल के बारे में जिसके बारे में हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी वाले इस महानतम देश में शायद ही 100 करोड़ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। जी हां, लगातार मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और उन हिंदू लड़कियों के बारे में आज मैं बात करूंगा जो 1992 में चिश्ती फारूक चिश्ती और उनके मुस्लिम दोस्तों के द्वारा उन लड़कियों के साथ लगातार सेक्स स्कैंडल और लगभग 500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ था। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले हम भारत के लोग शायद उस 1992 की सेक्स स्कैंडल या हत्याकांड के पीछे जुड़े हुए कई राज आज दफन हो चुके थे, परंतु अजमेर 92 के आने के बाद यह राज आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। चलिए हम बात करते हैं उन मादरचोद, उन हरामखोर चिश्ती परिवारों की जिन मादरचोदों के कारण आज हिंदुस्तान बदनाम हुआ है। यह सेक्स स्कैंडल कोई सामान्य सेक्स स्कैंडल नहीं था। यह सेक्स स्कैंडल भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल और मर्डर केस था, जहां पे 500 से ज्यादा लड़कियों का शिकार हुआ, उनका बलात्कार हुआ, उनकी न्यूड फोटोज पूरे अजमेर और राजस्थान में लगा दी गई। एक लड़की से शुरू हुआ ये सेक्स स्कैंडल इन चिश्ती बंधुओं ने, इन मादरचोदों ने हमेशा के लिए उस सेक्स स्कैंडल को भारत के नाम पे, भारत के इतिहास पे एक बदनुमा दाग की तरह प्रसारित कर दिया। लगातार मेरे साथ देखते रहिएगा। यदि मैं कुछ अपशब्द बोलता हूं तो मुझे क्षमा भी करिएगा, क्योंकि आज बात यहां पर हिंदू लड़कियों की है, बात यहां उस सेक्स स्कैंडल की है जहां पे 500 से ज्यादा मासूम बच्चियों का, जिनकी उम्र 11 से 20 साल थी, उनका किस प्रकार से रेप किया गया, किस प्रकार से उस स्कैंडल को 1 से लेके 500 लड़कियों तक पहुंचाया है। दुनिया में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का स्थान राजस्थान का अजमेर और जगत पिता ब्रह्मा जी के पवित्र स्थल तीर्थराज पुष्कर के कारण धार्मिक पर्यटन नक्शे पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाए रखता है। यह पहचान कोई सामान्य पहचान नहीं है, जहां पे गंगा जमुनी संस्कृति के रूप में आज भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहाँ की आबोहवा में सन 1992 से ऐसा जहर घोला गया कि जो 1990 से लेकर 1992 तक इस राजस्थान में कुछ ऐसा घट गुजर रहा था जो न सिर्फ गंगा जमुनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने और उसको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। यह बदनुमा दाग बनकर उभर रहा था। चलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूं उस युवा पीढ़ी के बारे में। युवा पीढ़ी पाश्चात्य जगत के आकर्षण में ढल रही थी। शिक्षा, संस्कार और मर्यादाएं कहीं गुम हो रहे थे। समाज कंटकों और अवसरवादियों में पुलिस के आला अधिकारी या पुलिस का भय, कानून का खौफ किसी भी डिटर्जेंट पाउडर की तरह, धुलाई की तरह साफ हो जाता था। उस समय के राजनेता भी शायद इस सेक्स स्कैंडल के शिकार हुए थे। शासन प्रशासन से जुड़े लोग हो या समाज कंटक, हम सब प्याला, हम सब निवाला बन बैठे थे। पद की प्रतिष्ठा के साथ न्याय की कुर्सियों पर बैठने वाले हो या समाज के जागरूक जनता हो या समाज को जागरूक करने वाले हो या उनको उचित दिशा दिखाने वाले लोग हो, सबके मुंह में चुप्पियां बंधी हुई थी, सबके मुंह में ताले बंधे हुए थे। जवाबदेही और दायित्वों का बोध सुरसुरा और सुंदियों के आगे नतमस्तक था। जुआ सट्टा खिलाने वाले, शराब ड्रग्स का धंधे करने वाले पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहे थे और वहीं पीछे 500 हिंदू लड़कियों का बलात्कार हो रहा था। 500 हिंदू लड़कियों का बलात्कार उन मादरचोद चिश्ती खानदान के द्वारा किया जा रहा था। 1992 के अजमेर बलात्कार मामले में राजस्थान अजमेर से 500 से अधिक स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ सिलसिलेवार सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेलिंग शामिल थी। अपराधी फारूक और नफीस चिश्ती, ये दोनों भाई के नेतृत्व में युवकों का एक समूह था जो अजमेर में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों का बलात्कार कर रहे थे, जो अजमेर शरीफ दरगाह के देखभाल की करने वाले प्रभावशाली खादिम परिवार के सदस्य थे। कई वर्षों के दौरान 1992 में समाप्त होने पर पीड़ितों को एक दूर दराज के फार्म हाउस या बंगले में फुसलाकर लाया जाता था, जहां एक या कई लोग मिलकर या एक या अन्य पुरुषों के द्वारा मिलकर यौन उत्पीड़न किया जाता था। इस यौन उत्पीड़न में जो सबसे ज्यादा थे वो चिश्ती परिवार के मुस्लिम मित्र हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त अपराधियों ने अपने पीड़ितों की नग्न या अन्यथा उजागर करने वाली तस्वीरें भी खींच ली थी,
जिनका इस्तेमाल महिलाओं को बोलने से रोकने के लिए ब्लैकमेल के रूप में किया गया था। इस स्कैंडल की कहानी एक स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति द्वारा प्रकाशित एक लेख के साथ सामने आई थी, जिसमें अपराधियों की घटनाओं का विवरण दिया गया था और बलात्कारियों द्वारा ली गई कुछ छवियों को भी दिखाया गया था। पुलिस ने इस कांड की जांच तो शुरू कर दी थी, परंतु यह नहीं बताया गया कि स्थानीय अधिकारियों को 1 साल पहले तक इन घटनाओं के बारे में भी पता था, लेकिन इन्होंने चिश्ती खानदान के दबाव के कारण किसी भी कानूनी कार्रवाई को करने से परहेज किया था। सितंबर 1992 में 18 सिलसिलेवार अपराधियों पर अदालत ने आरोप लगाए थे। मुकदमे जाने वाले पहले 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उनमें से 4 को बाद में 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। 2007 में अजमेर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, लेकिन 2013 में उच्च न्यायालय ने उन्हें समय पर रिहा कर दिया। मतलब न्यायालय भी बिके हुए थे। राजस्थान के सेवानिवृत्त डीजीपी अमरेंद्र भारद्वाज, जो उस समय अजमेर के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे, कहते हैं कि आरोपी समाज और आर्थिक रूप से प्रभावशाली स्थिति में थे और इससे लड़कियों को आगे और उनको गवाही देने के लिए राजी करना उतना ही मुश्किल हो गया था जितना पत्थर से पानी निकालना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा, दुर्भाग्य से गवाह के रूप में पेश हुए कई पीड़ित मुकर गए और कोई भी इस कारण की सराहना कर सकता है कि वे अपीलकर्ताओं के खिलाफ गवाही क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे भी वे भी बेनकाब हो जाते और उनके भावी जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। कुछ लोगों ने इसे दूसरे मामले से भी जोड़ा, जैसे डॉक्टर मोहम्मद खलील चिश्ती, जिन्हें ISI सदस्य के रूप में जाना जाता था और 1992 में अजमेर में एक हत्या के मामले में ये जेल भी पहुंचे हुए थे। चिश्ती खानदान की बढ़ती हुई इस ब्लैकमेल ऑपरेशन को सिलसिलेवार अपराधियों की एक श्रृंखला के रूप में खोजा गया था। स्थानीय प्रभावशाली पुरुषों का एक विशिष्ट समूह युवा लड़कियों को निशाना बना रहा था। सबसे पहले फारूक चिश्ती ने अजमेर के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़की को फंसाया, उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली और फिर आरोपी ने लड़की को अपने सहपाठियों और अपने दोस्तों से मिलवाने का दबाव और ब्लैकमेल करने लग गया। अंततः अन्य लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया जाने लगा। उस समय तक राजस्थान की पुलिस धर्म के ठेकेदार मौन थे। यौन शोषण किया जाने लगा और एक फार्म हाउस में उनकी नंगी तस्वीरें ली जाने लगी। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। गिरोह ने अपने अभियान की विस्तार जारी रखा और बढ़ती संख्या में लड़कियों को अपना शिकार बनाना चालू कर दिया। उन्होंने पीड़ितों का शोषण करने के लिए लड़कियों की आपत्तिजनक स्थिति और उनकी तस्वीरें भी खींच के रखी थी। सभी 19 आरोपियों पर अपहरण का आरोप लगाया गया था। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। नफीस चिश्ती अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और अनवेर चिश्ती अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त सचिव थे। मुजुल्लाह उर्फ पुत्तन, इशरात अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ मैराडोना को भी अदालत ने सजा सुनाई थी। भगोड़ा सुहेल चिश्ती आत्मसमर्पण करने के लिए 26 साल तक छिपा रहा। भगोड़े सलीम चिश्ती को 2012 में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य मुख्य आरोपी अलमास अभी भी भगोड़ा है। इन मादरचोदों को जहां भी पाइए, इनका भी उसी प्रकार से बलात्कार करिए, इनके पिछवाड़ों में डंडे भी डाल दीजिए। पुलिस और महिला केंद्रित गैर संगठनों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ मामला बनना मुश्किल था, क्योंकि अधिकांश पीड़ित आगे आने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि पीड़ितों का ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीरें और वीडियो से आरोपित को पहचान कर उनके खिलाफ मामला बनाने में कुछ थोड़ी सी मदद मिली। जांच में 30 पीड़ितों की पहचान की गई। इनमें से करीब 1 दर्जन ने ही केस दायर किया था और 10 बाद में मुकर गए थे। केवल 2 पीड़ितों ने मामले को आगे बढ़ाया। जिन 18 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और महिलाओं के अश्लील चित्रण के तहत अपहरण और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया था, उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली। 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा। हालांकि सजा की अवधि को आजीवन कारावास से घटाकर उसके पहले ही काटी गई अवधि तक कर दिया गया। क्या राजस्थान सरकार या राजस्थान का कोर्ट उसमें बिका हुआ था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और साथ ही दोषियों द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े और न्यायमूर्ति बीपी सिंह की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है, अगर सजा को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में कर दिया जाए तो न्याय का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इनकी बेटियों के साथ यदि बलात्कार होता तो क्या न्याय का उद्देश्य पूर्ण होता?
बलात्कार के बाद अधिकांश पीड़ितों को उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। परिवारों में कोई सामर्थ्य नहीं मिला। पुलिस जांच के अनुसार लगभग 6 पीड़ितों ने कथित तौर पर आत्महत्या भी कर ली थी। अजमेर महिला समूह, जिसने पीड़िता का मुद्दा उठाने की कोशिश की, धमकियां मिलने के बाद वो भी पीछे हट गई थी, क्योंकि उनमें से उनकी बहन और उनकी बेटियां नहीं थी। उस समय अजमेर में छोटे मोटे टेबलॉइड काफी चर्चे में थे। कई पीड़ितों को इन टेबलॉइड्स और स्थानीय समाचार पत्रों पर कथित तौर पर ब्लैकमेल भी किया जाने लगा। उनके पास लड़कियों की स्पष्ट छवियां न्यूड छवि तक पहुंचाई जाती थी और मालिकों और प्रकाशकों ने उन्हें छुपाए रखने के लिए उन लड़कियों के परिवारों से अच्छे खासी मोटी रकम भी वसूलना चालू कर दी थी। सोचिए, जिस राजस्थान को देवों का देश कहा जाता है, जिस राजस्थान को भूमि कही जाती है, वीरों की भूमि कही जाती है, वहां पर नामर्दों की तरह इन चिश्ती खानदान के दबदबे में आकर हिंदू समाज मौन बन के बैठा था। शायद उसके पीछे यह राज था कि उनकी बहन, उनकी बेटियां अभी इस बलात्कार कांड से बची थी। परंतु उस समय जब किसी भी लड़के की वहां शादियां होती थी, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उस लड़के का परिवार और वह लड़का अजमेर में रहने वाली जिस लड़की से विवाह होना था, उनके बैकग्राउंड या उनकी हिस्ट्री पुलिस थाने या मेडिकल टेस्ट कराया जाता था। कहीं इस लड़की का बलात्कार तो नहीं किया गया था। जो लोग वहां पर चुप और चुप्पी साधे बैठे हुए थे, शायद उनमें से 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी बहनों का, जिनकी बेटियों का, जिनकी लड़कियों का इन चिश्तियों के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनकी न्यूड्स फोटो उनके मोबाइलों पे कैद करा दी गई थी। शायद इसलिए वो चूतिए, वो मादरचोद, वो हिजड़े वहां पर बैठे हुए थे। मेरा आपसे निम्र आग्रह है, निवेदन है कि अपने आसपास भी, अपने शहर, अपने नगर, अपने गांव और अपने आसपास भी ऐसी यदि कोई घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को अपने धर्म के जो ठेकेदार हैं और जो धार्मिक संगठन हैं, या कहना चाहिए जो हिंदू संगठन है, जो कि राष्ट्र और देश के लिए तत्पर हैं, या पुलिस प्रशासन तक अवश्य पहुंचाने का काम करें। जो बलात्कार आज चिश्ती परिवार के द्वारा किया गया था, शायद इसी ने लव जिहाद का एक रूप विस्तारित कर लिया है। समझना है, जानना है, अपने परिवारों को बचाना है, तो अपने हिंदू बेटियों को वहां पर एक मजबूत स्तंभ की तरह शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान देकर अपने बच्चियों को सुरक्षित रखने का काम भी हम हिंदुओं का ही है। बाकी ये तो लगे ही हैं राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कराने में। परंतु मैं ये नहीं कहता कि सभी परिवार एक जैसे थे। वहां पर चिश्ती जो दरगाह थी, अजमेर शरीफ की दरगाह थी, उसका रख रखाव करने वाले वो वहाँ के खादिम और वहाँ के चिश्ती परिवार के लोगों को, हम मुसलमान बंधुओं को जो कि भारत में रहता है, उन्हें आज भी अपने समाज से अलग करके उन्हें पत्थरों से मार मार के उनकी हत्या कर देना भी कोई गलत कार्य नहीं है। निकालना है फतवा तो ऐसे अपराधियों का निकालिए जिनके माध्यम से आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है और जहां पर छोटी 11 साल से लेके 20 साल की बच्चियों का, स्कूली छात्राओं का, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों का लगातार इन चिश्तियों के द्वारा बलात्कार किया जा रहा है। मामले में हर आत्मसमर्पण सजाए किसी अन्य घटनाक्रम के साथ घटना के 30 साल बाद भी बचे हुए लोगों को अदालत में लौटना पड़ रहा था, जिससे उन्हें बार बार डर का सामना करना पड़ रहा था। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और सांप्रदायिक तनाव बढ़कर 3 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया और इसके बाद बड़े पैमाने पर शोषण और ब्लैकमेल की खबरें आना चालू हो गई थी। चल रहे इस यौन शोषण के बारे में जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने करने के लिए पुलिस की भी आलोचना की गई थी। इसने मामले को इसलिए भी रोक दिया था क्योंकि स्थानीय राजनेताओं ने चेतावनी दी थी कि आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई या बड़े पैमाने पर सामुदायिक तनाव पैदा हो सकता है। अजमेर दरगाह की देखरेख करने वाले अंजुमन समिति के संयुक्त सचिव मुसब्बिर हुसैन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था, यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में अजमेर में कोई भी अपराध की प्रगति के कारण बात नहीं करना चाहता। यह हमारे शहर के इतिहास पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। अजमेर सामूहिक बलात्कार और ब्लैकमेल मामला राजनीतिक संरक्षण, धार्मिक पहुंच, दंड मुक्ति और छोटे शहर के ब्लैकमेल या ग्लैमर का एक जहरीला मिश्रण था। 30 साल बाद भी यह बंद होना अभी दूर लगता है। पिछले दिसंबर राजस्थान के अजमेर में एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता का गुस्सा पुराने पीले पड़े पास्को कोर्ट रूम में फूट पड़ा। आप मुझे भी बार बार अदालत में क्यों बुला रहे हो? 30 साल हो गए वह अदालत में मौजूद जज, वकीलों और अपराधियों पर चिल्लाई, मैं अब दादी बन चुकी हूं, मुझे अकेला छोड़ दो।
अदालत स्तब्ध होकर खामोश हो गई। क्या आज भी फारूक चिश्ती जेल की सलाखों के पीछे है या अजमेर में किसी नए सेक्स स्कैंडल को अंजाम देने की तैयारी में है? लगातार मेरा वीडियो जो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल धर्मोपीडिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियोस को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करिएगा। मुझे ना सब्सक्राइबर चाहिए और ना ही आपसे कोई इनकम जनरेट करनी है, परंतु जो आज अजमेर 92 का वीडियो संक्षिप्त में पूरी कहानी को मैंने विस्तृत रूप में आपके सामने पेश किया है, इसे हर हिंदू के मोबाइल, हर कन्या के, हर लड़की के, हर माँ और हर बहन के मोबाइल तक पहुंचाने का काम आप हिंदुओं का है। तो हमारे साथ इस अजमेर 92 की पूरी कहानी हिंदुओं तक पहुंचाइए और आपके आसपास या शहर में कहीं भी ऐसे चिश्तियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा कोई भी सेक्स स्कैंडल चलाया जा रहा है, उसका भांडाफोड़ करने में पीछे मत हटिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।